Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of GOC, General Organic Chemistry, and in this lecture we will be discussing about the nomenclature of optical isomers. ठीक है, ये चल रहा है अभी हमारा आइसोमेराइज्म का जो पार्ट है वो, और इसमें हम बहुत सी टाइप्स की आइसोमेराइज्म के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखने के लिए या पुराने जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको. ऑप्टिकल आइसोमर का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका स्ट्रक्चरल जो होता है फॉर्मूला दैट इज ऑल्सो सेम, ओके, बट दे हैव डिफरेंट वे टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. दे हैव डिफरेंस इन द प्लेन इन द रोटेशन ऑफ पीपीएल, इन द रोटेशन ऑफ पीपीएल. करेक्ट. यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका स्मॉल ए मेथड, जो है वो है आपका डी एल और प्लस माइनस सिस्टम. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर देखिए, आप लोगों को याद होगा हमने दो वर्ड यहाँ पे बात की थी. तो ये जो डी और एल या प्लस और माइनस जो है ये क्या करते हैं, ये बताते हैं आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल. पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट. उसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है उसके बारे में ये आपको बताते हैं. ठीक है, अब इसको हम अगर आप कंपैरिजन करते हैं लैक्टिक एसिड से, जैसे अगर ऐसा लिखा जाए कि डी और उसके बाद में ऐसा लिखा हुआ हो लैक्टिक एसिड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है ये पीपीएल को कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं इसको हम. दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी डायरेक्शन. ठीक है, अब इस पहले इसको क्या करते थे हम, डी और एल से डिनोट करते थे, बट नाउ डेज उसको प्लस और माइनस के सिंबल से साथ में यूज करते हैं. ऐसा इनके साथ क्या प्रॉब्लम था कि हमने इनको छोड़ दिया या इनको डिस्कार्डेड कर दिया. तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास एक और सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, उसमें भी सेम यही वर्ड आते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, अबंडन यानी कि छोड़ दिया इस मेथड को, डी और एल को. लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे इन सम नोटबुक्स, इन सम टेक्स्ट बुक्स यू मे सी दिस स्मॉल डी एंड स्मॉल एल नोटेशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख के आप उसका जो है पीपीएल को रोटेट करने का जो डायरेक्शन होता है उसके बारे में नहीं बता सकते. यू कैन नॉट टेल, यू कैन नॉट कन्फर्म इट बाय जस्ट वॉचिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड. ओके, और कैसे करते हैं ये, सो बाई मियरली, पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बाई मियरली वॉचिंग द स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर को शॉर्ट में स्ट्रक्चर ऐसे लिख रहा हूँ मैं, बाई मियरली वॉचिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड, any compound, the direction of rotation of PPL cannot be found out, but it is found out practically. यानी कि इसको आप प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली इसको डिसाइड किया जाता है. किसी भी कंपाउंड के आप स्ट्रक्चर को देख के आप ऐसा नहीं बता सकते. तो ये हो गया डी और एल का सिस्टम. इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. ऑलरेडी जो है कैसे डी होता है, कैसे एल होता है, उसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद में एक सेकेंड मेथड आता है, उसको हम बोलते हैं डी एल. डी एल, और इसको हम बोलेंगे डी एल नोमेनक्लेचर. डी एल नोमेनक्लेचर.
नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल डी और कैपिटल एल है, ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल डी और स्मॉल एल था। इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड किया जाता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब कोई एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होगा, कोई एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होगा, उसी के कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टैंडर्ड मान के हुए और उसके साथ कंपैरिजन करके बाकी को हम कैपिटल डी या कैपिटल एल बताते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ एक CHO है और यहाँ पर इसके पास CH2OH है, ठीक है, और यहाँ पर OH और यहाँ पर H, ठीक है। एक तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है CHO, CH2, CHO, ठीक है। और एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है इसी का आइसोमर, उसको आप ऐसे बना के देखिए, OH, H, CHO एंड दिस वन इज CH2OH। देखिए अगर ये OH आपका जो राइट हैंड साइड है RHS की तरफ है तो इसको हम बोलेंगे डी ग्लिसरैल्डिहाइड, डी ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। ये आपको स्टैंडर्ड माना गया है। इसको अगर ये राइट साइड में तो होता है, इसको बोलते हैं हम डी ग्लिसरैल्डिहाइड, और अगर ये लेफ्ट साइड में है तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे सॉरी एल ग्लिसरैल्डिहाइड, एल ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, ये इसका नाम होगा। अब अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का कोई ऑप्टिकल आइसोमर का आपको अगर कैपिटल डी या कैपिटल एल वाला नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम देना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा उस मॉलिक्यूल का। आप चाहो तो यहाँ पर एक मिरर रख के देख सकते हो, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी ही है, ठीक है। ये होता है डी और कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर मान लीजिए आपको लिखा हुआ मिले डी और उसके बाद में ऐसे और यहाँ पर प्लस और फिर उसके बाद में ग्लूकोज। अब इसका क्या मीनिंग है, इसके ये जो साइन है या जो नोटेशन है इनका क्या मीनिंग है। यहाँ पर ये बताता है कि डी जो है कैपिटल डी, ये इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन वो बताता है कि आपका जो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या है ये, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। नेक्स्ट आता है इसके बाद में मेथड सी, मेथड नंबर सी, और उसको हम बोलते हैं RS नोमेनक्लेचर, RS नोमेनक्लेचर। थोड़ा सा हाई लेवल का है बट आपको याद रखना है, किस लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब RS जो नोमेनक्लेचर है उसको क्या है, आपको पहली बात रूल्स की बेसिस पे ही इसको डिसाइड किया जाता है। रूल्स आर अप्लाइड, यहाँ पर आपको रूल्स अप्लाई करना होता है, ठीक है। क्या क्या रूल्स होते हैं आपको याद होगा, हमने एक प्रायोरिटी वाली बात की थी, प्रायोरिटी रूल हमने देखे थे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे क्या करते हैं हम, जो है इन सभी एटम्स को प्रायोरिटी देते हैं। जो आपका कायरल कार्बन होगा उस कायरल कार्बन से जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी रूल के बेसिस पे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। एक कार्बन है तो उस कार्बन के ऊपर कितना ग्रुप होगा, 4 ग्रुप ही होगा, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ग्रुप होगा या 4 एटम होगा। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से लर्न करते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका हाइड्रोजन, ये है OH, यहाँ पर है COH और यहाँ पर है CH3। एक कार्बन सेंटर वाला, इस कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, करेक्ट, कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक सेंट्रल जो कार्बन है वो क्या है, इसमें एसिमेट्रिक है जिसके ऊपर 4 डिफरेंट है। अब देखिए ये डायरेक्ट एटम ये जुड़ा हुआ है इसमें, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। सभी में अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1, ठीक है। अब इसको 2 नहीं दे सकते, इसको आपको नंबर 2 देना पड़ेगा। ये जो है इसका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर 2, ठीक है। और इसका नंबर जो होगा वो होगा नंबर 3 और फिर ये बच गया आपका लास्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमेशा 1 से 2 की तरफ जाना है, 1 से 2 की तरफ, जहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। अगर आपका ये जो डायरेक्शन है, अगर ये आपका डायरेक्शन
1 से जब 2 की तरफ जाते हैं तो अगर एरो क्लॉकवाइज हो तो उसको R बोलेंगे, करेक्ट। अगर ये एरो ऐसा, एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो है आपका क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज होता है तो उस कंडीशन में उसको हम R बोलेंगे, इसका नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा, R। और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम बोलेंगे S। अब R और S की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप लोगों के लिए इस लेवल पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग जब ग्रेजुएशन में या उसके बाद में आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर इसके बारे में ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन पीपीएल की डायरेक्शन को मूव करने का रोटेशन नहीं है, पहली बात इंपॉर्टेंट। ये हमने सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी रूल्स डिसाइड किया है। हमने कैसे डिटरमाइन किया ये, विद द हेल्प ऑफ सम प्रायोरिटी रूल्स, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने 2 कंपाउंड बना सकते हैं हम यहाँ पर। अब फर्स्ट कंपाउंड जो है वो R मान लीजिए, हमने इसको R बोला है, ठीक है। तो सेकंड कंपाउंड देखिए कैसा बन सकता है, ये है O, दैट इज कार्बन, यहाँ पर OH है, यहाँ पर COH है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको प्रायोरिटी नंबर 1 होगा, ये प्रायोरिटी नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। 1 to 4 की तरफ जाना है, सॉरी 1 to 2 की तरफ जाना है। कैसा बनता है ये, क्लॉकवाइज बन रहा है, और जब क्लॉकवाइज बनता है तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे R। ये हो गया R, ये कैसा था S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो उसके बाद में R लिखेंगे और R के बाद में फिर उसका जो भी IUPAC नेम होता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट। अब देखिए 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास, 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको 7 स्टार मान सकते हैं। दीज आर 7 स्टार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या बताता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि D एंड L के बारे में बताता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताता है कैपिटल D एंड कैपिटल L। थर्ड बताता है आपको R/S, इन 3 के बारे में बताता है। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें आप लिखेंगे कि स्मॉल d और स्मॉल l जो होता है दैट इज डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। स्मॉल d स्मॉल l दैट इज डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। कैपिटल D कैपिटल L ये जो है वो होता है, उसको हम कंपेयर करके डिटरमाइन करते हैं। कंपेयर किसके साथ करते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ, ठीक है। और R और S जो होता है नोमेनक्लेचर सिस्टम, वो होता है क्या, उसको हम कैसे करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हो गया प्रैक्टिकली, इसको तो हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं, और इसको हम कंपैरिजन करके डिटरमाइन करते हैं बाय कंपेयरिंग, और इसको हम रूल्स के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों। तो ये था इसका नोमेनक्लेचर का सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आता है 2 वर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनको बोलते हैं हम, एक नाम है एनेंशियोमर और दूसरा है डायस्टीरियोमर। एनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो आइसोमेरिज्म का जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ज़रूर पूछा जाता है कि डायस्टीरियोमर इनमें से कौन सा है, और विच वन इज़ द एनेंशियोमर। कंपैरिजन करके पढ़ना है इनको, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ही ये समझ में आएगा, और तभी आपको याद भी रहेगा। एनेंशियोमर एक होता है एनेंशियोमर, और एक होता है आपका डायस्टीरियोमर। ठीक है। एनेंशियोमर, पहली बात डेफिनेशन की बात करेंगे हम कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर, टू स्टीरियो आइसोमर which are mirror image, and यानी दो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो क्या होते हैं आपस में मिरर इमेज होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। and isomers which are mirror image and do not
सुपर इम्पोज। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिरर इमेज तो होते हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका एक कार्बन और उसके ऊपर 4 ग्रुप लगे हुए हैं। 4 कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी एटम हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये है H, ये है OH, ये है COH और ये है आपका CH3। जब आप इसका मिरर इमेज बनाते हैं, जब आप मिरर इमेज बनाते हैं तो वो ऐसा कुछ बनता है। देखिए, 2 स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या होता है? स्टीरियो वर्ड का मीनिंग होता है इन द स्पेस, यानी कि जिनका स्पेस के अंदर जो है एटम्स का अरेंजमेंट या ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेज होते हैं, यस ये मिरर इमेज है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको इसके ऊपर करते हैं, जस्ट ऐसा का ऐसा उसको ऊपर रख देते हैं सेम टू सेम, तो इसका यहाँ पर है, इसका कार्बन यहाँ पर है, ऐसा का ऐसा यहाँ पर। ये मिरर इमेज तो है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होते हैं? नहीं होते हैं। कैसे? इसको ऐसा कैसा उठा के इसके ऊपर रखिए आप, ऐसा कैसा, इसको फ्लैप नहीं करना, ऐसा यहाँ से ऐसा कैसा उठा के इसको क्या करना है आपको, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना है। तो आप देखेंगे क्या कि ये जो है एक दूसरे के ऊपर अनसुपर इम्पोज्ड होने वाले ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैं। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? एनेंशियोमर। क्या होते हैं? एनेंशियोमर। ठीक है, समझ में तो नहीं आया होगा शायद। डेली लाइफ का एग्जांपल या सामने का एग्जांपल देखिए, ये है आपका पाम, दूसरा पाम। दोनों को अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक दूसरे के जस्ट सेम दिखते हैं। इसकी बात मत करना कि सर रिंग है। अब इसको है, ये इसका इमेज है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको उठा के आपको इसके ऊपर ऐसे रखना है, ये है इसका इमेज। ठीक है, इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे रखना है। क्या ये सुपर इम्पोज कर रहा है? नहीं कर रहा। ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, दोनों अलग अलग जगह पे आ रहे हैं। ऐसे ही इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर पुश करते हैं तो OH इसके ऊपर आता है और ये CH3 इसके ऊपर आता है, यानी सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। सुपर इम्पोज करने का मतलब होता है जो सेम पार्ट, उसके सेम पार्ट को, इस मॉलिक्यूल का सेम पार्ट इस मॉलिक्यूल के सेम पार्ट को कवर कर ले और वो दिखे नहीं फिर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर क्या होते हैं? ऐसे 2 स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज होते ही नहीं हैं, जो क्या होते हैं? मिरर इमेज ही नहीं होते हैं। ठीक है, सेम डेफिनेशन लिखना है बस, यही देखिए, 2 स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज। 2 स्टीरियो isomers which are not mirror image, अब जब मिरर इमेज ही नहीं है दोनों आपस में तो सुपर इम्पोज होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे फिर। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क पूछा जाता है एग्जाम में, या आपको कोई 2 डायग्राम दे देगा एग्जाम में और फिर पूछेगा कि क्या ये दोनों डायस्टीरियोमर है या एनेंशियोमर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है, टॉपिक है, उसका नाम है मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड या मैसो भी बोलते हैं कुछ लोग, मीसो या मैसो कंपाउंड। देखिए, मीसो या मैसो कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 कायरल कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? कम से कम 2 कायरल कार्बन होते हैं और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, मीसो कंपाउंड किसको बोलेंगे? एक कंपाउंड विच हैव minimum 2 chiral carbon, which have minimum 2 chiral carbon and one plane of symmetry, उसको हम बोलते हैं मीसो कंपाउंड या मैसो कंपाउंड। एग्जाम्पल देखिए, ये है 2 कार्बन, इसके ऊपर यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपका OH है और यहाँ पर H है, यहाँ पर COH है
याद आ गया होगा, ये तो टार्टरिक एसिड है ये, ठीक है। अब देखिए क्या इस मॉलिक्यूल को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री से देखेंगे तो है ऐसा कोई प्लेन है जहाँ से इसके दो इक्वल पार्ट किए जा सकते हैं? यस, दिस इज़ द प्लेन, यहाँ पर इसका इक्वल दो पार्ट कर सकते हैं। तो दो इसमें कायरल कार्बन है, यस ये है कायरल कार्बन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, तीन तो डिफरेंट हो गए और एक ये इतना बड़ा पूरा ग्रुप है, चार हो गए, डिफरेंट है। इन द सेम वे दिस कार्बन इज ऑल्सो ए कायरल कार्बन, ठीक है। अब जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है वो क्या करता है, इसको एग्जैक्टली दो पार्ट्स में मूव करा देता है, सॉरी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना आपको कि यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और दो कायरल कार्बन है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो मेसो कंपाउंड के जो होते हैं, जितने भी जो मेसो कंपाउंड होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेसो कंपाउंड जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपको याद रखना है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मेसो कंपाउंड्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होता है ऐसा? अगर ये एक पीपीएल की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज मूव करता है तो इन द सेम वे अपोजिट डायरेक्शन में आपका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड वाला जो ये पार्ट है ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में पीपीएल के रोटेशन को पीपीएल के डायरेक्शन को रोटेट करेगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर ये इस साइड में जाएगा तो ये इस साइड में जाएगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेट रोटेशन क्या होगा, ज़ीरो। और जब नेट रोटेशन जीरो है तो इसका मतलब है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो ये मेसो कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, अब इसको बोला जाता है इंटरनल कॉम्पनसेशन। ये जो प्रोसेस है, क्वेश्चन क्या है, मेसो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वाई, रीज़न क्या है इसका, रीज़न है इंटरनल कॉम्पनसेशन। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीबीएसई का या एनटीए का ये फेमस क्वेश्चन है, इंटरनल कॉम्पनसेशन, इंटरनल कॉम्पनसेशन। ये इसका कारण है कि ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको याद रहेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट बोल दीजिए या क्वेश्चन बोल दीजिए। फर्स्ट असाइनमेंट है, मैं आपको 3 मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, 3 मॉलिक्यूल्स है उनकी आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूल ये है सी, इसको भूल जाइए, इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर है आपका H, यहाँ पर है आपका H, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर COH और यहाँ पर भी COH। ये है फर्स्ट, ठीक है, ये है फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला जो है उसको देखिए, C, यहाँ पर COH है, यहाँ पर भी COH है। नेक्स्ट यहाँ पर H, यहाँ पर OH, H के ऑपोजिट OH, OH के ऑपोजिट H। ये है आपका सेकंड कंपाउंड, ठीक है। एक और कंपाउंड है, दैट इज कंपाउंड नंबर थर्ड। कंपाउंड नंबर जो थर्ड है उसमें आपको देखिए क्या करना है, ये है C और ये है C। एक की तरफ यहाँ पर है H, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है H, यहाँ पर COH और यहाँ पर है COOH, ठीक है। 3 कंपाउंड मैंने आपको बना के दिए। अब आपको क्वेश्चन जो है वो बताना है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मीन्स आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। क्या, फर्स्ट एंड सेकंड आर, फर्स्ट एंड सेकंड आर क्या होंगे, फर्स्ट और सेकंड क्या है, इन तीनों में से एनंटियोमर है, डायस्टीरियोमर है या मेसो कंपाउंड है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड आर, फर्स्ट एंड थर्ड आर। और तीसरा क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड आर। इनके आंसर्स आपको बताने हैं इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट
ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड का कंपैरिजन, फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ कंपैरिजन, फिर सेकंड का थर्ड के साथ कंपैरिजन। बताना क्या है, आंसर किसकी फॉर्म में आएगा, आंसर आएगा या तो एनेंटियोमर की फॉर्म में, आंसर आएगा डायस्टीरियोमर की फॉर्म में, या फिर आंसर आएगा मेसो कंपाउंड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बताना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में देखिए एक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, और उस इम्पोर्टेंट टर्म को हम बोलते हैं racemic mixture. What that is called? Racemic mixture. यस, रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है। देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था डी आइसोमर एंड एल आइसोमर, डी स्मॉल वाला, ठीक है, उनका ही अगर आप इक्विमोलर मिक्सचर ले लेते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स। इक्विमोलर का मतलब क्या है, 50% डी और 50% एल। फॉर एग्जांपल ये है, मान लीजिए आपका पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या आपने कोई सैंपल लिया, ये लाइट इसमें से पास किया आपने, कोई सैंपल है। अब क्या होगा, देखिए ये तो था आपका ओरिजिनल पीपीएल, एक पीपीएल को इस डायरेक्शन में मूव करता है, दूसरा पीपीएल को इस डायरेक्शन में मूव करता है, सीधा बना कर रखना भाई। ठीक है, ये है डी और ये है एल, एक है डी और दूसरा है एल। तो अब क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में मूव किया इसने, इस डायरेक्शन में, और इसने किस में मूव किया, इसमें। नेट रोटेशन कितना आया, नेट रोटेशन इज इक्वल टू 0। नेट रोटेशन कितना आया, 0। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इक्विमोलर जो मिक्सचर होता है, इक्विमोलर मिक्सचर जो होता है, क्या उसका कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो रेसेमिक मिक्सचर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट बना के लिख लीजिए आप लोग इसको, इंपॉर्टेंट है। रेसेमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, रीज़न भी पूछ सकते हैं आपसे कि रीज़न क्या है यहाँ पर, रीज़न कारण क्या है। रीज़न है यहाँ पर एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। अभी हमने देखा था इंटरनल कॉम्पनसेशन, ये है एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। ठीक है, सो इस वजह से जो रेसेमिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए एक और वर्ड आता है, सिंपल सा वर्ड है रिजोल्यूशन। दूसरा वर्ड क्या है, रिजोल्यूशन। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन करना। क्या करना, सेपरेशन करना। किसको, सेपरेशन ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स। डी एंड एल आइसोमर्स कहाँ से, फ्रॉम ए रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर में से अगर आप डी और एल आइसोमर्स को अलग अलग करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम रिसोल्यूशन बोलते हैं, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पृथक्करण। ठीक है, अब इसके लिए आपको याद रखना है मेथड, 3 मेथड होते हैं इसके लिए। ठीक है, कितने मेथड होते हैं रिसोल्यूशन करने के लिए, जो है इसके 3 मेथड हैं। पहला मेथड होता है इसका बायोलॉजिकल मेथड। सिंपली नाम याद रखना है बस आपको, तो बाकी आपसे इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। बायोलॉजिकल मेथड होता है। सेकंड होता है केमिकल मेथड। सेकंड क्या है, केमिकल मेथड। पहला बायोलॉजिकल मेथड, सेकंड केमिकल मेथड, और जो थर्ड मेथड है उसको बोला जाता है मैकेनिकल मेथड। चाहो तो फिजिकल मेथड भी बोल दो इसको, मैकेनिकल
मैकेनिकल मेथड। तो ये 3 मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी रेसिमिक मिक्सचर में से उसके जो डी और एल जो आइसोमर होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और उसको हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आप लोगों को याद रखनी है और इनका यूज भी होगा, लेकिन कहाँ होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वाल्डन इन्वर्जन या आप लोग चाहो तो देख सकते हो क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है वहाँ पर इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होता है ये इन्वर्जन का मतलब होता है यहाँ पर उल्टा हो जाना। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाना। ठीक है, और इसमें देखिए क्या होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल है, ये है यहाँ पर Cl, ठीक है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर Et है। ठीक है, जब इसके ऊपर OH माइनस दैट इज ए न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो इसका अटैक किधर से होगा? ये जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज क्लोराइन जो है उसका कार्बन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और ये क्लोराइन जो है वो क्या करता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दैट इज़ वाई इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका नेगेटिव चार्ज अगर ये यहाँ से अटैक करेगा तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर किधर से करेगा ये अटैक? ये करेगा पीछे से अटैक। क्या करेगा ये? पीछे से अटैक। अब इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर देखिए ये Cl है और यहाँ पर ये है आपका OH आ गया और यहाँ पर एक CH3 है और एक यहाँ पर Et है और एक यहाँ पर H है। पेंटावेलेंट कार्बन बन गया, पेंटावेलेंट कार्बन। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या है, थोड़ा सा डॉटेड दिखाना है इसको आपको, ये भी डॉटेड है। ठीक है, पेंटावेलेंट, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इज इट कॉल्ड? ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम? TS। या ये TS वो नहीं है जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ट्रांसफर सेक्शन वाला। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट, और ये टेम्पररी होता है, नॉट परमानेंट। ठीक है, कुछ पल के लिए बनता है, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। इंटरमीडिएट एक होता है और एक होता है ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट को आइसोलेट किया जा सकता है बट ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट आइसोलेट नहीं किया जा सकता उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, ये ट्रांजिटरी होता है, कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए बनता है। तो जब बनेगा इसका नया, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से जो है ये आपका OH लग जाएगा और Cl यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर, ये था स्टार्टिंग में रिएक्टेंट और ये है फाइनल प्रोडक्ट। अपोजिट हो गया। जैसे देखा होगा आप लोगों ने अम्ब्रेला जो होता है, उस अम्ब्रेला को जब आप बहुत तेज़ हवा चलती है या जो तूफान होता है उसके अगर अगेंस्ट रखते हैं, अगर हवा इधर से चल रही है और उसको अगर आप ऐसे पकड़ के रखेंगे तो हवा क्या करेगी, इसको उल्टा कर देगी, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर हुआ। इसका जो अम्ब्रेला है, इसको अम्ब्रेला बना के ऐसे देख सकते हैं, ये इसका वो है नोब। ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये जब उल्टा हो जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। व्हाट इज इट कॉल्ड? वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, चलिए ये था कहानी इसके बारे में। अब देखिए इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे हम लोगों ने वहाँ देखा था एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कि किस तरह से उनके आइसोमर्स को हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा और उसमें हम हाउ मेनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। इन द सेम वे आपको कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल देके यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि कितने उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले होती है, तो उनकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.